अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक बहुत अहम मामला है कि अदालती और जो फौजी ढांचा है मुल्क का, उसके अंदर बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। इन तब्दीलियों के असरात भी होंगे। एक तो 27वीं तरमीम के बाद जजेस के इस्तीफे आने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनीला की तरफ से इस्तीफे दिए जाने के 2 रोज बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया, जबकि अपना चैम्बर भी खाली कर दिया। गुज़िश्ता रोज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मजीद जजों के मुस्ताफी होने की पेशगोई की थी। दूसरी तरफ 27वीं तरमीम के बाद मुल्क में पहली वफाकी आईनी अदालत जो है वो कायम कर दी गई है। इस अदालत के पास वही मुकदमात भेजे जाएंगे जिसमें आईनी नुक्ते उठाए गए हों, यानी ऐसे मुकदमात जिनने रियासत को फरीक बनाया हो। मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ जिनमें इनकम टैक्स और रेवेन्यू के मुकदमात शामिल होंगे। मुकदमात की समाअत वफाकी आईनी अदालत में ही होगी। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत किसी मुकदमे में आईनी नुक्ता उठाया गया हो तो वो भी आईनी अदालत में मुंतकिल किया जा सकेगा। इसके अलावा इस अदालत के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस जो है वो बन चुके हैं। उन्होंने अपना पहला बड़ा फैसला भी जो है वो सुना दिया है। रजिस्ट्रार की तैनाती भी हो गई है और अब अदालत में तो ये तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आर्टिकल 243 है उसके साथ मुल्क की जो फौजी कमांड है उसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं। ये जो 27वीं आईनी तरमीम के असरात हैं, इस पर बात करने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त जो है वो बात मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, सबसे पहले एक तो मैं कुछ अफगानिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूं, फिर ये 27वीं तरमीम के मामले पर आएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात हुए, एक तो कैडेट कॉलेज वाना और दूसरा इस्लामाबाद में होने वाला खुदकुश जो हमला था। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला थे, ऐसा लगता है कि वो भी डेडलॉक की तरफ थे, लेकिन पाकिस्तान में ये दहशतगर्दों के हमले बदस्तूर जारी हैं, जहां पर जो है वो बातचीत भी हुई। तो इन दोनों हमलों को आप किस तरह से, इस बातचीत के तनाजुर में किस तरह से जो है वो देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही जो आपने बात की है, हम थ्रू आउट तमाम जो गुफ्तगू शनीद हुई है उसमें यही बात स्ट्रेस करते रहे कि आप हमें, अगर नहीं हो रही, वो कहते हैं नहीं हो रही, ये हमारी सरजमीन से नहीं हो रही, चले नहीं हो रही तो हम जमानत दे देंगे, कभी भी नहीं होगी। ये तो फेयर है ना, जमानत दे दें कि ये कभी पहले भी कभी नहीं हुई, आइंदा भी कभी नहीं होगी। तो इस किस्म की जमानत अगर दे दें और लिखित पढ़त में बात आ जाए, उसमें जामन जो है वो तुर्की और जो कतर हैं वो आ जाए, सऊदी अरेबिया आ जाए, यूएई आ जाए, सारे दोस्त, ईरान आ जाए, चाइना आ जाए, ये सारे लोग जामन है ना जी कि कहेंगे ये हमने नहीं की। अब लेकिन अब हमारी जमीन कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। कुछ तो मैं तो आउट ऑफ जस्ट क्या कहते हैं टू फाइंड ए सोल्यूशन बात कर रहा हूँ। हालांकि उनकी सरजमीन से पिछले दोनों हमले जो हैं उनकी सरजमीन से हुए हैं, ये जो वाना वाला भी जी। और वहां पे 100% लोग जो है जो मारे गए हैं दहशतगर्द अफगानी थे, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग नहीं थे। ठीक। ये जो दूसरा हुआ है जी, इस्लामाबाद वाला जी, वो उनकी सरजमीन से हुआ है, ये जो इस्लामाबाद वाला है जी। इसके तानेबाज यानी सारे के सारे अफगानी आ रहे हैं। अब ये उन्होंने अफगानियों को बेरोजगार है, उस मुल्क में ना कोई इकोनॉमी है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है, ना कोई अदालती स्ट्रक्चर है, ना कोई हुकूमती स्ट्रक्चर है। एक हर लिहाज से एक दिवालिया मुल्क है। आज 3 साल हो गए हैं अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को आए हुए। बताएं उनके लोगों के जो रोज़ो शब हैं उधर की आवाम के, उसमें कोई मटीरियल चेंज आई है? ठीक। सिवाय इसके कि सारी दुनिया के दहशतगर्द वहां पे इकट्ठे हो गए हुए हैं और काबुल कंधार की छतरी के नीचे जो है वो परवरिश पा रहे हैं। सारी दुनिया में दहशतगर्दी जो है कभी रूस की तरफ वो रुख कर लेते हैं, कभी हमारी तरफ रुख कर लेते हैं, कभी किसी और तरफ रुख कर लेते हैं। ठीक। तो फॉर हाउ लॉन्ग
ये जो नेबरहुड है, ये उनकी प्रेजेंस जो है इस किस्म की जो है वो टॉलरेट करेगी। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि ये पिछले 2 जो हमले हुए हैं इनमें 100% अफगानी थे। वो किस तरह कहते हैं कि जी अब पाकिस्तान की धरती से अफगानी किस तरह उगाते हैं और वो हमारे पे हमला करते हैं, ये वहीं से आते हैं ना, तो अपने शहरियों की जिम्मेदारी लें। इस सूरत हाल में जो है आई डोंट सी एनी सेटलमेंट और एनी क्लोजर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन खान साहब अब सेटलमेंट तो दूर की बात, ये ताल्लुकात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अभी उनकी तरफ से भी बयानात दिए जा रहे हैं, सख्त बयानात दिए जा रहे हैं कि जो अफगान ताजिर हैं वो तिजारत के लिए और रास्ते जो है वो तलाश करें। तो ये जो मसला है, ये फिर अब इसकी सोल्यूशन जो है वो आपको क्या नजर आती है? देखिए, तिजारत के लिए तो वैसे भी बंद होना चाहिए, तिजारत के लिए तो वैसे भी बंद होना चाहिए। अच्छा, ये बॉर्डर जो है उसी तरह जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर है उस तरह इस्तेमाल होना चाहिए। ये मासी बेड़ा नहीं होना चाहिए जो है। अच्छा, पाकिस्तान को इस तरह नहीं इस्तेमाल होना चाहिए जिसका पाकिस्तान पिछले 78 साल से इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने हमारे वजूद, हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक दफा नहीं कई दफा हमले किए हुए हैं। हाँ। और बावजूद इस बात के, मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता कि यहाँ पे पनाह दी गई और यहाँ पे 40-45 साल हो रहे, अभी भी बेशुमार यहाँ पे है। सियालकोट में बड़े जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेशुमार है, आज भी बेशुमार है। कोई छुपे हुए हैं, कोई इधर उधर हो गए हैं। तो ये आप अपने मुल्क में इन लोगों को अल्टरनेट कोई इकोनॉमिक सेफ्टी नेट उनके लिए क्रिएट करें, ये लोग वापस आए। आप जो है पता नहीं क्या किस हुक्मरानी के नशे में आप वहां पे बैठे हुए हैं। ये जो तालिबान का जो भी फ्रेंचाइज है, पाकिस्तानी फ्रेंचाइज या अफगानी फ्रेंचाइज है ना, और क्या है, तो दहशतगर्दी के भी फ्रेंचाइज हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने तिजारत उनकी बंद की हुई है, तो मेरा मतलब है वाई उसमें क्यों हम क्यों इजाजत दें आपको? बड़ी क्लियर बात है। हमारे तक हमारी सरजमीन पे वो हमले कर रहे हैं, दे आर कमिटिंग एग्रेशन अगेंस्ट अस, आवर टेरिटरी, आवर कंट्री, आवर सिटीजन, और हम उनको जो है लवी डबी अपना एटीट्यूड रखे उनको कि जी तिजारत भी करो, पैसे भी कमाओ, डॉलर यहाँ से स्मगल होते हैं। ये सारी तिजारत बंद हो जाएगी, डॉलरों की स्मगलिंग जो पेमेंट कहाँ से करेंगे? पेमेंट तो उधर से ही करते हैं ना, जो हमसे यहाँ से लेके जाते हैं डॉलर जो है। बिल्कुल सही, डॉलर जो स्मगल होते हैं यहाँ से। अच्छा, वो स्मगलिंग रुक जाएगी। इट विल बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। अच्छा, ठीक है, राइट। लेकिन खान साहब, अब जरा थोड़ा पॉलिटिकल इशू पे मैं आ जाता हूँ। ये जो 27वीं तरमीम वाला मामला है, और सारी बहस में खान साहब तासुर ये जा रहा है कि अब हुकूमत ने जो है वो अदलिया को अपने मातहत कर लिया है, और यही कुछ इस्तीफों के अंदर भी आ रहा है, इस्तीफे अभी भी आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन खान साहब हुकूमत के लिए चैलेंजिंग है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इन 2 इस्तीफों के बाद मुतालिक तो मैं जो आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जी, ये मैं बाद में बात करूंगा। मुझे जो लाहौर वाला जो इस्तीफा जो है मुझे उसके मुतालिक भी, लेकिन एक बड़ी कंसिडरेशन है। बाद लोग जो है ना वो आप इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, जो भी उनकी सोच है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है क्या उनकी सोच है। वो मुद्दत पूरी कर रहे हैं पेंशन के लिए और बेनिफिट्स के लिए। अच्छा, किसी का महीना रह गया, किसी का 2 महीने रह गए, जो इसलिए यहाँ पे आपको नजर आता है कि जी एक और इस्तीफा आ गया, एक और इस्तीफा आ गया। तो बेनिफिट्स के लिए जो है ये सारी गेम खेल रहे हैं। लुक एट द मेंटालिटी। अगर कोई प्रिंसिपल बात है तो राइट अवे यू कैन डू इट। व्हाट इज द हिंड्रेंस, हु स्टॉपिंग यू? ये सिर्फ इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम पूरे बेनिफिट्स सारी उम्र जो है हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है वो कंपेयर कर। मुझे 8 टर्म हो गई हुई है असेंबली में, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई पेंशन का रौला है, ना कोई घर का रौला है,
ना कोई नौकर है, ना कोई गार्ड है, ना कोई गाड़ी है। तो ये गाड़ियां भी, नौकर भी, पेंशन भी, प्लॉट भी, और सारे जितने जो टशन होते हैं सारे के सारे इनको मुयस्सर हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दूं। जी। आई हैव एब्सोल्युटली नो बेनिफिट्स। मुझे महीने की तनख्वाह मिलती है, ठीक, 4.5 लाख रुपया, 4,60,000 रुपया मुझे तनख्वाह मिलती है। वो भी अभी पिछले 4 महीने से, पहले जो थी 2.25 लाख की मिलनी शुरू हुई। और मेरे पास कोई गाड़ियां या गार्ड इस किस्म की जो है, मुझे आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। अच्छा, जो मेरी एंटाइटलमेंट्स भी हैं, मैंने वो भी अवेल नहीं की हुई। दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट। लेकिन ये लोग जो है, अगर इनका कोई असूली मौक़िफ़ है, जाओ, जाओ घर जाओ। आप इंतजार कर रहे हैं कि ये किसी का महीना रह गया, किसी का 2 महीने रह गए हैं, और ये वो बेनिफिट्स मिल जाए, उसके बाद जो है हीरो भी बन जाए जी। और ये ऐसी क्या बात है, ऐसी बड़े मार के कार आ गए। क्या लोग हैं ये, वो क्या क्वालिटी है। और दूसरा जो आपने बात की है, वी हैव एब्सोल्युटली नॉट एनक्रोच्ड अपॉन द टेरिटरी ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी की टेरिटरी जो है, उसकी सैंक्टिटी है, वो सैक्रोसैंक्ट है हमारे लिए। और वो बिल्कुल उसके ऊपर हमारा कोई, उसके ऊपर क्या हमने कौन सी चीज जो है ऐसी की है जिससे कोई जुडिशरी की पावर्स जो है वो शिफ्ट हो गई हैं इसके पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास या एग्जीक्यूटिव के पास। आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको जवाब दूं। अरे खालिद साहब, राइट, खालिद साहब, जो ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो अब हुकूमत के पास आ गई है, और कोई जज इनकार करेगा तो वो रिटायर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ जजेस की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। जिस तरह पहले था वही है। ये उसमें एक कमीशन बना हुआ है, उसके अंदर तमाम कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें जुडिशरी की जो है मेजॉरिटी है, उसमें वकील बरादरी भी है, उसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उसमें मेरा ख्याल है सिविल सोसाइटी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऑलरेडी जो है वही है, वही अपॉइंट करेंगे, वही जो हमारी हाउस की कमेटी है उसके पास आएगा, हम इसको एंडोर्स करेंगे। और द पावर लाइज विद द जुडिशरी। बिल्कुल गलत बात है। ये एक ऐसा इंप्रेशन है जो प्रोपेगेंडा के तौर पर किया गया। मुझे बताएं कौन सा क्लॉज है जो प्राइम मिनिस्टर को इजाजत देता है कि वो जज अपॉइंट करेंगे। मुझे बताएं, एक बता, ये सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन जो इस वक्त हुई है, वो भी कंसल्टेशन हुई है, वो बिकॉज ये क्या कहते हैं कि एक चेंज थी, उसको कवर करने के लिए। अदरवाइज जो रेगुलर जो अपॉइंटमेंट जो होनी है उसमें बिल्कुल एग्जीक्यूटिव का कोई अमल नहीं। अच्छा खालिद साहब, ये जो आर्टिकल 243 वाला मामला है, ये जो कहा जा रहा है कि जो कमांड स्ट्रक्चर है वो अब जाहिर बात है सब सीडीएस के जो है वो अंडर आ गया है, तो कि ऐसा तो नहीं कि एक ओहदे में बहुत ज्यादा जो है वो इख्तियारात का जो है वो इर्तिकाज हो गया है? नहीं, देखें, जो नीचे भी जो चेंजेस हैं, आपका मतलब है कि वो एयर चीफ या नेवल चीफ को चेंज कर सकेंगे? दैट्स नॉट करेक्ट। आई मीन आई बैक टू डिफर। आप मुझे बता दें कोई रेलेवेंट क्लॉज बता दें। नहीं खालिद साहब, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से जो है वो बात हो रही है, अब जाहिर बात है वहां पर अभी थोड़ा सा इबाम है, लेकिन ये जो रिस्ट्रक्चरिंग और नए ओहदों की बात हो रही है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो जो है वो इसी ओहदे के अंडर होगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारी समरीज जो है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मूव होंगी। अच्छा। और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक सिविलियन इंचार्ज है, अच्छा, who is answerable to Parliament and the Prime Minister, जो भी हो। नॉट दैट कि मैं हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये गलत बात है, ये गलत इंप्रेशन है। आप लिखी पढ़ी बात मुझे बता दें कहाँ पे जो है आपके नुक्ता नजर जो है कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा नुक्ता नजर है वो करेक्ट है। that is the situation on the books। आप देख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि एयर चीफ जो है वो सीडीएस अपॉइंट करेगा। अच्छा, दिस इज नॉट करेक्ट।
और दूसरी बात है कि सीडीएस जो है, सीडीएफ जो है, वो दैट ओहदा इज एवरीवेयर। अच्छा, कौन सा मुझे बताएं, ब्रिटेन में नहीं है, यूएस में नहीं है, ठीक, हर जगह जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, एक फील्ड मार्शल है, उसके बाद दोनों एयर चीफ्स जो हैं माशाल्लाह हमारे लिए जो चीफ्स हैं वो काबिल फख्र हैं। उन्होंने जंग जीती हुई है और अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। वी डोंट वांट टू कोई एनक्रोच करना या किसी कोई ऐसी बात ही नहीं है। जो लिखा पड़ा हुआ है इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, और खान साहब एक और चीज की जरा वजाहत कीजिएगा, ये सीडीएस और सीओएस का अब ओहदा जारी बात है, इसको इकट्ठा कर दिया गया है, तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये हर मर्तबा अब ये अपॉइंटमेंट जो है वो एक ही इंडिविजुअल की जो है वो हुआ करेगी, और फिर अब जाहिर बात है सीडीएस का तो नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद उनकी मुद्दत शुरू होगी उस ओहदे पर, लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली जो तैनाती है वो उसका अभी इस वक्त जो है वो क्या स्टेटस है? नहीं, ये साइमल्टेनियसली स्टार्ट होगी अब जो है ना। अच्छा, ये नई नोटिफिकेशन से 30 के बाद स्टार्ट हो जाएगी ना, दोनों टर्म्स जो है ना वो पैरेलल स्टार्ट होंगी। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं आर्मी चीफ की और सीडीएफ की, वो पैरेलल ये साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगी, कंकरेंट होंगी दोनों टर्म्स जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम 27 नवंबर टिल 26 नवंबर 2030। अच्छा, और खान साहब लास्टली ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के हवाले से इसकी तैनाती जो है वो कौन करेगा, और ये इंटरनल मैटर होगा या फिर जो है वो उसकी समरी भी वजारत दिफा की तरफ से जो है वो जाएगी? वो तो 4 स्टार जनरल होगा उसका, उसका इंचार्ज जो है 4 स्टार जनरल होगा। यहाँ इट कुड बी 3 स्टार ऑल्सो, दैट्स एन इंटरनल अरेंजमेंट, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया उसको। अच्छा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया गया उस अरेंजमेंट को, वो एज इट इज देयर, जो जिस तरह है, जिस तरह इस वक्त है उसी तरह ही रहेगी। पहले भी वो जॉइंट चीफ जो हेडक्वार्टर्स थे, सीजीएस के जो हेडक्वार्टर्स थे, उसके डायरेक्टली अंडर नहीं आती थी, उसका एक सिविलियन आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्शन है, या उसका एक सिविलियन स्ट्रक्चर है इसके अंदर आती है, और ये इसी तरह रहेगा, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इवन इफ वहां पे वर्दी वाले बंदे भी होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही आए। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने बुशरा बीबी के किरदार पर एक खुसूसी रिपोर्ट शाया की है। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान के दौर में बुशरा बीबी अहम सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आज़म के करीबी हलकों का यह कहना है कि बुशरा बीबी अहम सरकारी तकर्रीरों और रोजमर्रा हुकूमती मामलात में असरअंदाज होने की कोशिश करती रही, जिससे फैसलों में रूहानी मुशावरत का पहलू नुमाया होता गया। जो सहाफ़ी ओवन जोन्स हैं, उनकी इस रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि बुशरा बीबी के रूहानी असरात के बायस इमरान खान अपने इस्लाहाती एजेंडे को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस रिपोर्ट पर जो है वो उन्होंने कानूनी कार्रवाई का जो है वो इंदिया दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे। ये आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर जो है वो मबनी है, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। अब इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के अमरीकी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शेख वकास साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब कुछ 27वीं तरमीम पे भी बात करनी, लेकिन पहले ये जो आर्टिकल का मामला है मैं चाहता हूं, क्योंकि आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, पार्टी का जो रिएक्शन है वो इस आर्टिकल के ऊपर जो है वो क्या है, जो इल्जामात इस आर्टिकल के अंदर लगाए गए हैं? सर, इस पे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि ये आर्टिकल जो है ये उनकी रेपुटेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए एक नाकाम कोशिश है, जो हुकूमत वक्त यहाँ पे पिछले कई सालों से करने की कोशिश कर रही है। और हमें अफसोस है कि इकोनॉमिस्ट जैसा इंटरनेशनल न्यूज का इदारा जो है वो भी इस साजिश का हिस्सा बना। इस हवाले से हम कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। आप ये देखें
कि ये आर्टिकल किस टाइम पे आया है, कैसे आया है, इसमें बाकायदा तौर पे डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है। ऐसे लगता है कि जैसे स्टोरी जो है बाकायदा तौर पे असाइंड है या फीड की गई है। ये चीज मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि इसमें जो को ऑथर खातून है वो तस्कीन साहिबा जो है वो 2013 से 2017 तक हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करती रही है। अगर आप उनकी तस्वीर देखें तो आपको पाकिस्तानी सफारत खाने में भी उनकी तस्वीर मिलती हैं जहां उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये वही खातून है जो को ऑथर है जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ भी एक बाकायदा तौर पे आर्टिकल लिखा था जिसमें कोई डिस्ग्रेसफुल फादर के हवाले से इस तरह की कोई गुफ्तगू की गई थी। अच्छा। तो ये एक साजिश है, एक बाकायदा मुहिम चलाई गई है। पहले इंटरनेशनल मीडिया में एक आर्टिकल आता है, उसके बाद पूरा दिन वुज़रा बैठ के जो है इसके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें कि इस आर्टिकल में अल-कादिर का जिक्र किया गया है। इस आर्टिकल के अंदर जो है पाकिस्तान के हालात और फिर बुशरा बीबी के उसके अंदर किरदार के हवाले से बात की गई है। इमरान खान के साथ क्या जुल्म हो रहा है उस पर बात नहीं की गई। यूरोपियन यूनियन कॉमनवेल्थ ने इस इंतखाबात को क्या कहा, ये फार्स इलेक्शंस थे, उस पर बात नहीं की गई। ह्यूमन राइट्स अब्यूज के ऊपर बात नहीं की गई। जो केस के हकायक हैं उसके ऊपर बात नहीं की गई। जो हमारे साथ डी चौक में हुआ, जो 26 में कत्ल हुआ, उस पर कोई बात नहीं की गई। मतलब आउट ऑफ द ब्लू अभी 27 को जो है वो तारीख है और उनको 2 साल से ज्यादा अरसा मियां बीवी को जेल में हो गया है और अचानक ये आर्टिकल आता है। तो इस मजमूम प्रोपेगेंडे को बिल्कुल हम जवाब देंगे। हम इसको रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम अफसोस करते हैं कि इतने रिनाउंड जो इदारे हैं वो भी इस किस्म के घटिया प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने। राइट, लेकिन इसमें शेख अब ये जो इशू है वो तो आपकी बात दुरुस्त है जो आर्टिकल के हवाले से आपने किया, लेकिन ये पब्लिकेशन एक इंटरनेशनल है और जाहिर बात है इंप्रेशन ये जाता है कि हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप जो है वो किस तरह से कहते हैं? और दूसरा आपने जो कानूनी कार्रवाई का भी कहा है, तो फिर जो है वो कानूनी कार्रवाई और ये जो आर्टिकल है आपका कहना है कि ये एजेंडे का हिस्सा है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पर फिर आगे आप किस तरह से बढ़ेंगे? बिल्कुल वाइज है, एजेंडे के तहत लगाया गया है। मैंने आपको कहा जो को ऑथर खातून है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करती रही है। को ऑथर खातून जो है वो तस्कीन साहिबा जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के बहुत से मामलात के अंदर जो है वो नजर आती है और हम ये समझते हैं कि ये बाकायदा तौर पे डिजाइन कराया गया है। कोई ऐसी बात नहीं है जैसे यहाँ पे स्टोरीज फीड होती हैं, इंटरनेशनल प्रेस और मीडिया को भी स्टोरीज फीड होती हैं, वहां भी लॉबियस्ट ग्रुप्स हैं, वहां भी जो है वो चीजें डिजाइन की जाती है। और वहां भी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ तो फिर अब अदालतों का निजाम ऐसा हो गया है ना रहमान अजहर भाई कि हम यहाँ जाएंगे भी सही तो पता नहीं हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें फैक्ट्स के हवाले से बात क्या होगी। बाहर अदालतों में जो हमारे पास कानूनी कार्रवाई का हक महफूज है, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहां पे एक्शन भी होते हैं, वहां लॉ सूट्स जो है वो कामयाब भी होती हैं और इदारों को भारी भरकम जो है वो एक्शन जो है उनका सामना करना पड़ता है। बिल्कुल मैं कहूंगा बेशक इंटरनेशनली आया है तो ये इतना आसान नहीं है ये कह देना कि जनाब हुकूमत वक्त का या हमारी मुखालिफ सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सरासर ये एक प्रोपेगेंडा है। ठीक है, राइट। इसमें शेख साहब अब जरा जो 27वीं तरमीम का मामला है मैं चाहता हूँ जरा उस पर भी बात हो जाए। पीटीआई के पास अब ऑप्शंस क्या है? अब एक तो रास्ता ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल रास्ता है, अब लीगल रास्ता है जिस पर ज़ाहिर बात है आपके बहुत सारे खदशात हैं। पार्टी इस पर आगे जो है वो किस तरह से बढ़ना जो है वो चाहती है? देखिए सर, बात यह है कि हम तो पहले ये कह चुके हैं वन लाइनर की ये आइन का इंतकाल हो गया है और उसके ऊपर हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पर देना चाहिए। और जुडिशरी के साथ जो है देखें मुल्क में जो मर्जी जुल्म हो, जो मर्जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो, इस किस्म की गड़बड़ हो, आज आके एक कॉर्नर रह जाता था और वो थी अदालतें कि जहां हम चीजों को जाके चैलेंज करेंगे तो वहां पे हमें कोई इंसाफ मिलेगा। मगर ये जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, आप ये देखें हम तो एक अफेक्टेड पार्टी है जो पिछले चंद सालों से जेर अताब हैं। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, 1 बाय 1 ये जजेस जो हैं जो रेजिग्नेशंस देते जा रहे हैं। तो क्या आपको इससे अंदाजा नहीं होता कि कितना बड़ा मजाक किया गया है पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ, जुडिशल सिस्टम के साथ, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूटिव के उसमें लाया गया है और किस तरीके से, मतलब ये जज है कोई थानेदार तो नहीं है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें उठा के कोयटा भेज दूंगा।
यानी कि मैं एज एन इफेक्टेड पार्टी ये कहता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के अगर किसी जज के पास हमारे 100 आदमी की जमानतें या केसेस हैं, तो अगर ये हुकूमत या कोई भी ये चाहता है कि ये जमानतें ना हो, तो सिर्फ ये कह सकता है कि भाई जी तैयारी कर लो, तो हम उसी कोयटा भेज देंगे। वो शरीफ आदमी जज है, आपको पता है उन्हीं कमरों में बंद रह के उन्होंने वो करना होता है, और फिर उनके लिए मूवमेंट और उनके लिए जाना, फिर उनके लिए, तो ये तो मजाक बन गया सर। हम तो, हाँ आप कह रहे हैं हम क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस होती हैं सर जब जुल्म होता है, जब दीवार से लगा दिया जाता है, जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर सिवाय खड़े रहने के, आईनी मज़ाहमत के, रेजिस्ट करने के, खड़े होने के अलावा और कोई चारा नहीं होता सर। और आप तारीख में देख लें, ताकि इस्लामी तारीख देख लें जो जदोजहद से भरी पड़ी है, जहां हमने बहसीयत मुसलमान हमेशा जालिमों के खिलाफ जो है वो अलम बुलंद किया है। तो दरवाजे बंद होते हैं, अल्लाह ताला अगर दरवाजे बंद करता है तो फिर कई दर खोल भी देता है, तो मेरा रब कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अच्छा, और कैच सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल कीप स्टैंडिंग, और इन जजों को जिन्होंने उसूल की बुनियाद के ऊपर ये इस्तीफे दिए हैं, जो ये समझते हैं कि ये सारे मामले का अदालत हिस्सा बन गई है, तो उनको सलाम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होल्ड देम इन हाई रिगार्ड, और मतलब है कि हम उनको सलाम पेश करते हैं। आगे जाना मैं शेख साहब ये चाह रहा था कि आगे फिर एहतजाज का ये रास्ता होगा, या फिर इनको लीगली भी आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं? हर चीज को कानूनी तौर पे चैलेंज करते रहेंगे, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं है, मायूसी है, अंधेरा है। बट वो कहते हैं इट्स ऑलवेज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कीप कर्सिंग द डार्क। सो हम बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई से जरूर करेंगे, मगर उम्मीद तो आप खुद ही, अब मैंने आपको बता दिया कि क्या हालात हैं। दूसरा जो है, सड़कों पे आना ये भी एक सियासी रास्ता है, आईन इसकी इजाजत देता है, और हम ये समझते हैं कि ये जो बहुत से लोग इस बात के ऊपर वो कर रहे थे कि देखें जी ये शेर व शायरी और सिर्फ वॉक और ये हॉकिंग के ऊपर एहतजाज आ गया है, इन्होंने तो इसलिए अपोजिशन लीडर लगाए थे कि जैसे, तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, ये जो काविश है और ये जो जज्बा है, इसको जिंदा रखना ही इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि इमरान खान साहब के हजारों लाखों जाले अपने सीनों में लिए फिरते हैं। और ये मोमेंटम, जिस तरह आपने देखा कि ISF के कन्वेंशन से जो खिताब किया चीफ मिनिस्टर ने, KP वालों ने, आप देख लें कि लोगों के जज्बात क्या है। तो मोमेंटम सुहेल अफरीदी साहब और जुनैद अकबर साहब की क़यादत में वहां पे बन रहा है। बाकी पंजाब में तो हालात सख्त टाइट है, वो तो आपको पता है, खास तादाद से ऊपर तो निकलना मुश्किल होता है, और यहाँ भी लोग बड़ी एफर्ट करते हैं, हिम्मत करते हैं, और वो दोबारा करेंगे अगर इस किस्म की कोई कॉल इमरान खान साहब या सुहेल अफरीदी साहब, बेसिकली तो ये दे दिया गया है, जिम्मेदारी जो है वो हमारे जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर हैं दोनों, सेनेट में और नेशनल असेंबली में, राजा साहब और अचक जही साहब, खान साहब ने उनको ये जिम्मेदारी दी है इसको डिजाइन लीड करने की। तो व्हेनेवर दे विल गिव अ कॉल, ये लब्बैक कहेंगे हमारे जो लोग हैं जी। राइट, ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो आईनी अदालत का मामला है, वफाकी आईनी अदालत का, इस पर कानूनी हलकों में बहुत बहस है कि क्या ऐसी अदालत की ज़रूरत है या नहीं, ऐसी अदालत को बनाया जा सकता है या नहीं। इस पर बहुत बात हो रही है, ख़ासतौर पर जो जजेस के इस्तीफे आए हैं उसके बाद। इस मामले पर जो कानूनी असूल है वो क्या कहते हैं, और जो है वो क्या इससे को फ़ायदा हो सकता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर हारिस अजमत इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जो है वो मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये जो कानूनी प्रिंसिपल है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो, उसका बहुत हवाला दिया जा रहा है इस बहस के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इससे सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है इस आईनी अदालत के बनने से? सर, पहले तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रिंसिपल नहीं होगा तो कोई भी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं दे सकती।
और लेकिन 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद मेरे हिसाब से इस प्रिंसिपल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जजेस जो 26वीं तरमीम के वक्त या उससे पहले जो इंडिपेंडेंस थी वो आज भी उनके पास इंडिपेंडेंस है। सिर्फ एक फर्क ये पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्कलोड है वो डिवाइड कर दिया है इन 2 पार्ट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमे होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे और बाकी सारे एपेलेट मुकदमे जो 90% केसेस होते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, विच इंक्लूड्स मर्डर अपील्स, सिविल अपील्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, चाइल्ड कस्टडी मैटर्स, टैक्स इश्यूज, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। जो एक्चुअली एक आम आदमी को इंपैक्ट करते हैं बाय एंड लार्ज, एवरीथिंग इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं, मोस्टली जजेस वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जजेस थे। तो अगर वही जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडिपेंडेंट फैसला दे रहे थे तो इस तरमीम के बाद भी वो वही इंडिपेंडेंस शो करेंगे। कानून के अंदर इंडिपेंडेंस के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा और ये एक गलत इब्हाम फैलाया जा रहा है कि शायद अब जजेस इंडिपेंडेंट नहीं है, देयर इज एन एग्जीक्यूटिव कैप्चर। ऐसा ना 27वीं तरमीम के अंदर ना ऐसी कोई बात लिखी हुई है ना 26वीं तरमीम में। बल्कि अब जो प्रोसेस है दैट इज मोर ट्रांसपेरेंट। आप अगर अभी भी देखेंगे जो क्राइटेरिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज बनने का, दैट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया। उसके अंदर एक क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और 20 साल की स्टैंडिंग हो। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया था कि यू हैव टू बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद 15 ईयर स्टैंडिंग। तो क्राइटेरिया तो मजीद स्ट्रिंजेंट किया गया। राइट। लेकिन हारिस साहब, ये जो तासुर एक उभर रहा है इस विफाकी आईनी अदालत के बनने से कि अब पाकिस्तान में 2 सुप्रीम कोर्ट्स हो गई हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, पहली बात यह कि अगर ये इंप्रेशन आ भी रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर 2 और दुनिया में बहुत से ममालिक में ऐसे होता है कि देयर आर 2 एपेक्स बॉडीज जो अपना वर्कलोड आपस में शेयर करती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपर्टीज। इससे पहले भी हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट भी थी। तो सिर्फ जो 2 अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स द सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाज ओवरबर्डन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो नंबर में तो कम थे लेकिन टाइम सुप्रीम कोर्ट का 90% कंज्यूम कर लेते थे, जिसकी वजह से जो आम आदमी का मुकदमा था जो लाहौर से, कराची से, बलोचिस्तान से, केपीके से, आप एक सिंपल एग्जांपल लें, एक हियरिंग के लिए अगर किसी वकील को लाहौर से जाना पड़ता है क्लाइंट के एक्सपेंस पे तो 50,000 रुपए के एक्सपेंस आता है और इमेजिन करें उसका केस एडजर्न हो जाए तो आम आदमी के लिए तो जस्टिस हैज बिकम रियली एक्सपेंसिव। इस प्रोसेस के बाद जस्टिस विल इंशाल्लाह बिकम इनएक्सपेंसिव। अब जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि ये एक नया सिस्टम अभी आया नहीं, अभी कोई फैसले किए नहीं गए। पुराना सिस्टम बुरी तरह फेल हो चुका था तो नए सिस्टम को चांस तो देना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि हम वापस पुराने सिस्टम पे चले जाते हैं। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो ये आपको आके कह देता है कि जी आई वाज रियली हैप्पी विद द एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, मुझे यहाँ पे इंसाफ मिल रहा था, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे आम आदमी के जान और माल का तहफ्फुज हो रहा था। अगर वो सिस्टम उस तरह डिलीवर नहीं कर सक रहा था और नया सिस्टम लाया गया तो इसको वी मस्ट एनकरेज इट और मजीद रिफॉर्म्स आने चाहिए। इसी तरह लेकिन हारिस साहब, में लास्टली जो जजेस की ट्रांसफर वाला मामला है उससे ये लग रहा है कि ये जो एक बैलेंस था जुडिशरी और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, वो अब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया है, ज्यादा टिल्ट कर गया है। देयर आर two different questions in your proposition. एक बात सर ये है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, पहले कानून ये था कि अगर आपने ट्रांसफर एक जज को करना है तो उसका कंसेंट कंपल्सरी था। The only thing that has happened is कि अगर आपने एक जज साहब को फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस करना है तो द कंसेंट फैक्टर हैज बीन टेकन अवे। लेकिन अगले सेफगार्ड्स क्या ऐड किए गए वो भी समझने बड़े जरूरी हैं। एक कंप्लीट जुडिशियल कमीशन बैठेगी जिसके अंदर मेजॉरिटी जजेस की होगी। अच्छा, उसके बाद जब ये ट्रांसफर का केस आएगा 2 जजेस और ऐड किए जाएंगे। एक वो चीफ जस्टिस जिसके सूबे में ट्रांसफर किया जा रहा है, एक वो चीफ जस्टिस जिसके सूबे से जज ले जाया जा रहा है, और ये एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड ट्रांसफर है, हर केस में नहीं होगी। ये भी तब होगी फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, आप टैक्स पेयर के पैसों से पैसा ले रहे हैं। अगर सब जजेस इंक्लूडिंग योर चीफ जस्टिस ऑफ दैट प्रोविंस समझता है और कि जी
आप बेहतर सर्व कर सकते हैं या आपकी एक्सपर्टीज बेहतर इस्तेमाल की जा सकती है। लेट्स से लाहौर के जज को समझा जाता है सिंध के अंदर फॉर 6 months, एक टैक्स एक्सपर्ट जज है, सिंध के अंदर टैक्स एक्सपर्ट जज नहीं है, ये कम है। 6 months के लिए अगर आपको भेज दिया जाता है विद द कंसेंट ऑफ द बॉडी विच कंप्राइजेस मेजॉरिटी ऑफ जजेस इंक्लूडिंग 2 new judges which will be added which will be the respective chief justices। तो इसमें कोई इबाहम नहीं है, सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है। ये भी एक बात फैलाई जा रही है कि जी इससे भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाएगी। आप देखें हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, एवरीबडी गेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट इवन दीज सेफगार्ड्स बीइंग देयर। तो इससे जज की इंडिपेंडेंस पे तो नहीं फर्क पड़ा। अगर लेट्स से एक लाहौर के जज को तो आपको लगता है इससे इंडिपेंडेंस पे जो है वो कुछ नहीं पड़ने वाला। बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।